तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट तीखे स्नैक्स खाते थे और तुम कहते कि तुम्हारे होंठ जल रहे हैं तो वो बिना कुछ सोचे तुम्हें किस कर लेती थी। उस दिन के बाद से तुम्हें जहां भी दर्द होता वो बस वहीं किस कर देती। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को देखकर हंसते और कहते लगता है आगे चलकर ये रिश्तेदार बनेंगे। लेकिन फिर तुम अपने डैड के साथ विदेश चले गए और कुछ ही वक्त बाद खबर आई कि वो प्राउड और नखरे वाली लेंग चिंगचू अब सिवियर एंड्रोफोबिया का शिकार हो गई है। उसके बाद से कोई भी लड़का उसके करीब नहीं जा सका। उसे छूना तो दूर, उसके पास फटकना भी एक सपना बन गया था। सालों बाद जब तुम अडल्ट होकर वापस लौटे तो तुम्हारे उस क्रेजी डैड ने तुम्हें सीधा चिंचू के अपार्टमेंट के बाहर लाकर छोड़ दिया। अपना हेवी लगेज घसीटते हुए तुमने जोर जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि मन कर रहा था दरवाजा तोड़ दो, और तुम अनही मन उसे गालियां देने लगे। लेकिन चिंचू पक्का फिर से बाहर कहीं मजे उड़ा रही होगी। लेकिन इतने सालों बाद मिल रहे थे तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना टेस्ट करूं कि वो मेरी आवाज पहचानती है या नहीं। मैंने उसे कॉल लगाया और फोन उठते ही अपनी आवाज तेज करके चिल्लाया, लेन चिंचू, कहाँ मर गई तुम? तुम्हारा यंग मास्टर वापस आ गया है और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, जल्दी बाहर आकर मेरा वेलकम करो। लेकिन दूसरी तरफ से किसी अनजान लड़के की आवाज आई, क्या आप प्रेसिडेंट लेंग को ढूंढ रहे हैं? वो भी बिजी हैं, आप बाद में कॉल करें। और फोन कट गया। मैं उस ब्लैक स्क्रीन को घूरता रह गया और मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। एक मामूली सा चमचा मेरी कॉल कट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गुस्से से मेरा खून खौलने लगा, आंखों में खून उतर आया और दिमाग सुन्न पड़ गया। और ठीक उसी वक्त मैली बार के एक प्राइवेट वीआईपी रूम में लेंग चिंचियो किसी के साथ जमकर शराब पी रही थी। उसके ठीक बगल में एक लड़का बैठा था जो बड़े प्यार से उसके कंधे सहला रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। प्रेसिडेंट लेंग, मुझे लगता है आप नशे में हैं। लेंग चिंचू ने एक हल्की सी हंसी छोड़ी और सोफा पर पीछे की तरफ टिक गई। उसकी आंखों में नशा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही कोल्ड और खौफनाक ऑरा था जो किसी को भी पास फटकने न दे। वो लड़का जिया में था। वो पागलों की तरह लेंग चिंचू के खूबसूरत चेहरे को घूर रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर धीरे से चिंचू के गालों को सहलाने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस चमक रही थी। जिया में मन ही मन प्लान बना रहा था कि इस परफेक्ट औरत को तो वो हासिल करके ही रहेगा। बस एक बार इसका साथ मिल जाए, फिर तो वो सीधा आसमान छुएगा। उसकी नजरें चिंचू के लाल होठों पर जाकर टिक गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो धीरे धीरे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। पूरी दुनिया जानती थी कि लेंग चिंचू के आसपास अनगिनत हैंडसम लड़के घूमते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसे हासिल नहीं कर पाया। अफवाह तो ये भी थी कि सिर्फ उसका ट्रू लव ही वो इंसान होगा जिसके करीब वो खुद जाएगी। जियामे की वो भारी आवाज कमाल कर रही थी। जियामे की आवाज में एक ऐसा जादू और नरमी थी कि कोई और लड़की होती तो कब की अपना दिल हार बैठती, लेकिन लेंग चिंचू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही उनके होंठ टकराने वाले थे, चिंचू ने अचानक उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझसे दूर रहो। जियामे का मुंह उतर गया, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से उसके करीब खिसका और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए प्यार से बोला, प्रेसिडेंट लेंग, आप नशे में हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। चिंचू ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए एकदम ठंडी आवाज में चिल्लाई, मेरा फोन कहाँ है? तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया और दोनों हाथों से फोन आगे बढ़ाते हुए बोला, प्रेसिडेंट लेंग, आपका फोन अभी नीचे गिर गया था तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। असिस्टेंट की आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस अनजान कॉल के बारे में बताए या नहीं। और तभी चिंगचियू का फोन अचानक बजने लगा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था और उसने बिना सोचे फोन उठा लिया। मैंने अपने अंदर उबल रहे गुस्से को दबाते हुए फोन पर ऐसी दहाड़ मारी जो सीधा उसके कानों को चीर गई। और मेरी आवाज में एक अजीब सी नफरत और शिकायत थी। लेकिन लेंग चिंचू मेरी आवाज पहचान नहीं पाई और बेहद झुंझलाते हुए बोली, कौन हो तुम? आखिर उसके फैमिली मेंबर्स के अलावा आज तक किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस टोन में बात करने की। उस वक्त उसकी आवाज में सिर्फ घमंड और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन था। उसका जवाब सुनकर मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया और झटके से पूछा, क्या तुम लेंग चिंचू हो? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी और उसका मजाक उड़ाने वाला लहजा सीधा मेरे दिल पर लगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो बस फोन काटने ही वाली थी कि मैं जोर से चिल्लाया, रुको।
उसकी आवाज़ में मुझे साफ नशा महसूस हो रहा था और ये जानकर मेरे सीने में धधकती आग और भी भड़क उठी। कहाँ हो तुम? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरी आवाज़ में एक ऐसा हैवी कमांड था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई आम दिन होता तो लेंग चिंगच्यू कब का फ़ोन काट चुकी होती, लेकिन आज न जाने क्यों मेरी आवाज़ उसे बहुत जानी पहचानी सी लगी और एक अजीब से हिप्नोटिज्म में उसने मुझे अपना एड्रेस बता दिया। मीली बार वीआईपी रूम 9999। मैं दांत पीसते हुए कहा, ठीक है वहीं इंतजार करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। और बिना एक सेकंड बर्बाद किए मैंने फोन कट कर दिया। मैंने तुरंत अपना लगेज अपार्टमेंट के फ्रंट डेस्क पर छोड़ा पलटा और सीधा एक टैक्सी रोककर मेली बार की तरफ निकल पड़ा। उधर लेंग चिंचियो अपना फोन पकड़े एकदम ब्लैंक बैठी थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा मर्द है जो उसे इस तरह ऑर्डर देने की हिम्मत कर सकता है। वो ख्यालों में ही खोई थी कि जिया में फिर से उसके पास खिसक कर आया और बड़े ही चिपकू अंदाज में बोला, प्रेसिडेंट लेंग, ये किस लड़के का कॉल था? क्या वो आपका नया आशिक है? लेंग चिंचियो ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चुपचाप सोफा पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी हालत देखकर असिस्टेंट तुरंत बाहर भागा और हैंगओवर की मेडिसिन लेकर वापस आया। उसने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ दवा आगे बढ़ाई। प्रेसिडेंट लेंग, आपकी हैंगओवर मेडिसिन। चिंचू जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, जियामी ने झटके से वो दवा छीन ली और एक बेहद अजीब सी ठरकी मुस्कान के साथ बोला, प्रेसिडेंट लेंग, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और यहाँ दूसरी तरफ मेरी टैक्सी बास स्ट्रीट के पास आकर रुकी। उस फीमेल ड्राइवर ने मेरी तरफ एक बेहद अजीब और ठरकी नजरों से देखते हुए कहा, हैंडसम बॉय मेली बार ठीक सामने है। मैंने जल्दी से कहा, थैंक्स। मेरे अंदर लेंग चिंचू को ढूंढने की आग लगी हुई थी। मैंने झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस ड्राइवर ने मुझे पीछे से टोक दिया, अरे हैंडसम, अभी किराया तो देते जाओ। उसकी बात सुनकर मैं झटके से होश में आया। मेरे कदम वहीं रुक गए और मैंने बिना सोचे समझे उससे पूछ लिया, कितने पैसे हुए? 69 युआन। ड्राइवर ने अपनी कीमत बताई और अब उसकी मुझे देखने की वो अजीब सी नजरें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। मैंने अपने सारे पॉकेट्स छान मारे, लेकिन मुझे एक भी कैश नहीं मिला। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी एम्बैरेसमेंट थी और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ड्राइवर जी, मैं अभी अभी विदेश से वापस आया हूँ और करेंसी एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। क्या आप डॉलर्स एक्सेप्ट कर ली? इतना सुनते ही उस ड्राइवर का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसने सीधा मुंह पर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ चाइनीज करेंसी चाहिए, चुपचाप पैसे निकालो। अब मेरे पास सच में कोई कैश नहीं था। मेरी भौहें टेंशन से सिकुड़ गईं, लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और एक धांसू आइडिया आया। मैंने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल चिपकाई और बड़े ही प्यार से बोला, ड्राइवर जी, बस मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं अपने दोस्त से पैसे लेकर अभी वापस आता हूं, पक्का। लेकिन उस ड्राइवर ने एक खौफनाक हंसी छोड़ी और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए सीधा मना कर दिया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? बिना पैसे दिए भागने का इरादा है क्या? मैं अपनी जगह पर खड़ा गुस्से से पैर पटकने लगा। फिर मुझे एक और आइडिया आया, ठीक है, तो क्या मैं अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे यहाँ बाहर मंगवा लूँ, ये तो चलेगा ना? और ये बोलते बोलते मैंने फिर से चिंचू का नंबर डायल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ बिजी टोन की आवाज आ रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा कॉल इग्नोर करे। मेरा चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया लेंग चिंचू, बहुत बढ़िया। मैंने गुस्से से अपने दांत पीसे और अपना हाथ हवा में उठाकर फोन जमीन पर पटकने ही वाला था कि खुद को रोक लिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी आंखें झपकाई और उस ड्राइवर के सामने एक बेचारे बच्चे जैसी शक्ल बना ली। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं सच में कोई धोखेबाज नहीं हूँ। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ अंदर चलिए, जैसे ही मुझे मेरी दोस्त मिलेगी मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन उस ड्राइवर ने बेहद झुंझलाहट के साथ अपना हाथ हवा में लहराया। बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारे इन नाटकों के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से मेरे पैसे निकालो, मुझे और भी पैसेंजर्स को पिक करना है। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उस ड्राइवर ने अपनी आवाज भारी की और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए गंदी सी नजरों से देखा, या फिर तुम किसी और चीज से अपना ये कर्ज चुका सकते हो। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और जल्दी से अपने पॉकेट्स पर हाथ रख लिया। मेरा फोन बिल्कुल नहीं मिलेगा, मुझे अभी कॉल करनी है। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि 69 युआन के लिए अपना लेटेस्ट मॉडल का फोन देना तो बहुत भारी नुकसान है। तभी उस ड्राइवर ने ठरकपन के साथ अपने होठों पर जीभ फेरी और एक बेहद गंदी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए, क्यूटी, बस अपनी इस बड़ी बहन को अपने एब्स छूने दो और तुम्हारा सारा किराया माफ।
ये सुनते ही मेरे दिमाग की नसें फट गईं। अब मुझे समझ आया कि शुरुआत से ही इसकी वो गंदी नजरें मुझ पे क्यों थीं। ये औरत मेरे जिस्म पे नजर गड़ाए बैठी थी, सच में इतनी घिनौनी सोच। तो ये था इसका असली लालची, कितनी घिनौनी सोच है। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और मैं जोर से चिल्लाया, तुम सच में बहुत घटिया औरत हो। लेकिन उस ड्राइवर ने बड़ी बेशर्मी से एक गंदी सी हंसी छोड़ी। सिर्फ एक बार छूने के लिए 69 युआन माफ कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए एक लकी डील है, समझे। मैं गुस्से से कांपने लगा, मेरी आंखें अंगारे बरसा रही थी। 69 युआन, अपने इन गंदे सपनों में ही खुश रहो। ये बोलते ही मैंने पूरी ताकत से टैक्सी का दरवाजा धक्का देकर खोला और बिना पीछे मुड़े सीधा मेली बार की तरफ भाग पड़ा। पीछे से वो औरत मुझे गालियां बकती रही, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी किस्मत खराब, बार के मेन गेट पर ही मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बात है, छोटे नवाब 18 साल के हो भी गए हो या नहीं। मैंने उस ड्राइवर से बचने की जल्दी में कहा, मुझे लैंग चिंचो से मिलना है। और इससे पहले कि वो गार्ड कुछ समझ पाता, मैं उसके हाथ के नीचे से खिसक कर अंदर घुस गया। लेंग चिंचू का नाम सुनते ही उस गार्ड की हिम्मत जवाब दे गई और उसने मुझे रोकने की दोबारा कोशिश नहीं की। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उस गार्ड ने मेरे पीछे भागती हुई उस ठरकी ड्राइवर को वहीं गेट पर रोक दिया। यहाँ एंट्री अलाउड नहीं है। वो औरत गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाने लगी, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। उस लड़के ने मेरे टैक्सी के पैसे नहीं दिए। उस गार्ड ने एक बेहद अपमानजनक नजरों से उसे देखा और बोला, यहाँ सिर्फ खूबसूरत लड़के और लड़कियों का वेलकम होता है आंटी जी, आप अपने घर जाइए। बार के अंदर पैर रखते ही कान फाड़ देने वाला म्यूजिक और लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भारी भीड़ को चीरते हुए आखिरकार रूम नंबर 9999 के सामने जा खड़ा हुआ। अगले ही सेकंड मैंने एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को झटके से खोल दिया। मैं अपने दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था और मेरी आंखों से सच में शोले बरस रहे थे। लेंग चिंगचू, मेरी उसे एक दहाड़ से पूरे कमरे में श्मशान जैसी शांति छा गई। वहां मौजूद हर एक इंसान की नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। सबकी आंखों में खौफ और हैरानी थी। तभी एक हद से ज्यादा मेकअप थोपा हुआ लड़का अपनी कमर मटकाते हुए मेरे पास आया। उसने मुझे बड़ी ही घमंड और मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा और बोला, तुम कौन हुए। हमारी प्रेसिडेंट लेंग का नाम इस तरह खुलेआम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर उन्हें इम्प्रेस करने का शौक है तो ये घटिया ट्रिक्स आजमाना बंद करो छोटे बच्चे। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये घटिया इंसान जियाम है। वो जैसे ही मेरे करीब आया, उसके सस्ते परफ्यूम की उस भयानक बदबू ने मेरा दम घोंट दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और 2 कदम पीछे हटते हुए उसे एकदम ठंडी आवाज में वार्निंग दी, मुझसे दूर खड़ा रहे। तभी लेंग चिंगचू का असिस्टेंट भागता हुआ बीच बचाव करने आ गया। क्या आप प्रेसिडेंट लेंग को ढूंढ रहे हैं। वो अभी वॉशरूम गई हैं, बस आती ही होंगी। लेकिन जियामे की आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी नफरत और जलन थी। उसने ताना मारते हुए कहा, ओ तो तुम हो प्रेसिडेंट लेंग के वो नए खिलौने। एक मासूम सा चेहरा और गठीले बदन के अलावा तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मुझसे बेहतर है। उसकी इस बात पर उस रूम में बैठी सारी लड़कियां दबी हुई आवाज में हंसने लगीं। कोई भी अंधा इंसान देखकर बता सकता था कि मैं पैदाइशी हैंडसम हूं और ये जिया में सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप का कमाल है। हमारी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बेवकूफ खुद को कोई स्कूल का सुपरस्टार समझ रहा था। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि कोई मेरे शरीर को जज करे। मैंने उसे अपनी खौफनाक नजरों से घूरा और दहाड़ते हुए कहा, अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद रख, अपना बकवास मुंह बंद रख। मैं यहाँ लिंग चिंचू से मिलने आया हूँ, तेरे बाप से नहीं। ये सुनते ही जियामे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो पूरी आवाज में चिल्लाया, तेरी औकात क्या है बे, जो तू मुझसे इस टोन में बात कर रहा है। जियामे पहले से ही बुरी तरह भड़का हुआ था, क्योंकि अभी अभी लेंग चिंचू ने उसे धक्का दिया था और ऊपर से उसे मेरे बारे में पता चल गया था। मेरे इस खौफनाक ऑरा और लुक्स ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे लुक्स में वो हार जाए, पर अपनी एटीट्यूड में वो मुझसे नहीं हारेगा। लेकिन मेरे पास उस कचरे के लिए कोई टाइम नहीं था। मैंने सीधा उस असिस्टेंट की आंखों में आंखें डाली और बेहद अर्जेंटली पूछा, वॉशरूम कहाँ है, मुझे अभी के अभी वहां लेकर चल। वो बेचारा असिस्टेंट ये सुनकर वहीं बुद्ध बन गया और हकलाते हुए बोला, क्या आप लेडीज वॉशरूम में जाना चाहते हैं। मैंने झुंझलाहट के साथ उसे घूरा, तूने ही तो अभी कहा कि वो वॉशरूम में है। अगर वो लेडीज वॉशरूम में है तो मैं उसे ढूंढने मेंस वॉशरूम में तो नहीं जाऊंगा ना। जी, जी बिल्कुल, इधर से आइए।
असिस्टेंट डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए झुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक भी शब्द और बोले, और वो तुरंत मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखाने लगा। जिया मैं ये देखकर गुस्से से पागल हो गया कि मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। वो बिजली की रफ्तार से मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? ओए, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने गुस्से में अपना हाथ बढ़ाया और पीछे से मेरे बाल पूरी ताकत से मुट्ठी में जकड़ लिए। मेरे सिर की नसों में एक भयानक दर्द दौड़ गया। मैं दर्द से तड़प उठा और दांत पीसते हुए गुर्राया, मेरे बाल छोड़ दे। लेकिन जिया में एक बेहद घटिया और खौफनाक हंसी हंसा। उसने अपनी मुट्ठी और कसते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? बोल क्या कर लेगा? मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया और अपने दांत कस लिए। मैंने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पलटा और सीधा जिया मे की पैंट के बेल्ट को पकड़कर पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। जिया मे के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसने झटके से मेरे बाल छोड़कर अपने दोनों हाथों से अपनी इज्जत बचाई। उसकी इस बेवकूफ़ी भरी और शर्मनाक हालत को देखकर पूरे कमरे में जोरदार हंसी गूंज उठी। जिया मे की आंखें गुस्से से बाहर आ रही थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूरे घमंड के साथ अपनी गर्दन ऊंची की और बिना किसी डर के उसे चैलेंज किया, जब चाहो आ जाना, मैं यहीं हूं। और ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। एक बेहद ठंडी और नशीली सी आवाज कानों में पड़ी। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही मैं झटके से पलटा। मेरे अंदर का वो सारा गुस्सा और ज्वाला एक साथ बाहर आ गई। लिंग चिंचू। मुझे यहाँ देखकर लिंग चिंचू पूरी तरह सुन्न रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी की और हैरानी से चिल्लाई, मुबाइचुअन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे चेहरे पर एक खौफनाक और ठंडी सी मुस्कान आई। वाह लिंग चिंचू, मतलब तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपना हाथ उठाया और सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। पूरे कमरे में मौजूद हर एक इंसान की सांसें गले में अटक गईं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो प्रेसिडेंट लेंग पर हाथ उठा सके। लेकिन लेंग चिंचू की रिफ्लेक्सेस बिजली से भी तेज थीं। उसने पलक झपकते ही मेरी कलाई हवा में पकड़ ली। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी और वो बेहद प्यार से बोली, क्या हुआ? अभी तो वापस आए हो और इतना गुस्सा? उसकी आवाज में रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह मना रही थी। ये नज़ारा देखकर कमरे में खड़े हर इंसान के होश उड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? मैंने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए छुड़ाया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने जो जो झेला है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी इस बदतमीजी पर भी लेंग चिंचू बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था। ये सब देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या सच में ये वही खूंखार और बेदर्दी क्वीन प्रेसिडेंट लेंग है? लेंग चिंचू ने बड़े प्यार से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे बिखरे हुए बालों को देखकर आशिकाना अंदाज में अपनी बाहें उठाते हुए बोली, मुंह बैचवान, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल तो सच में बहुत यूनिक है। क्या आजकल विदेशों में ये कबूतर के घोंसले वाला हेयर स्टाइल फैशन में चल रहा है? मैंने उसे एक जहरीली नजर से घूरा और अपना सिर घुमाकर उस घटिया जियामे की तरफ देखते हुए कहा, यह सब तुम्हारे इस प्यारे से नन्हे बॉयफ्रेंड की मेहरबानी है। लेंग चिंचू ने एक बेहद मासूम बच्ची की तरह अपनी आंखें झपकाईं। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे तो अभी पता चला कि तुम वापस आ गए हो। मैं अपनी ठुड्डी उठाकर जियामे की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज में एक भयानक शिकायत थी। खुद ही पूछ लो इससे, तुम्हारा ये पालतू कुत्ता तो बहुत ही खतरनाक है। मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया और इसने बिना कुछ सोचे मुझ पर हमला कर दिया, मेरे बाल नोच लिए। सच में लेंग चिंचियो, तुम्हारी चॉइस बहुत ही घटिया है। पिछले 10 सालों से ज्यादा का हमारा बचपन का साथ था। मेरी एक एक बात के पीछे का दर्द वो एक सेकंड में समझ गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर जियामे को देखा और उसकी आवाज में एक ऐसी भयानक ठंडक थी जो किसी की भी जान ले ले। तूने इसके बालों को हाथ लगाया? इतनी हिम्मत तुझे किसने दी? लेंग चिंचियो की उन खौफनाक नजरों को देखकर जियामे की रूह कांप गई और वो हकलाते हुए अपनी सफाई देने लगा। प्रेसिडेंट लेंग, ये लड़का हद से ज्यादा बदतमीज है। इसने सरेआम आपका नाम लिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैं। लेंग चिंचू ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में इतनी खौफनाक ठंडक थी कि कोई भी इंसान जम जाए। अगर वो मेरा पूरा नाम लेता है तो इसमें तेरा क्या जाता है बे? तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? मैं उसे प्यार करती हूँ और वो मुझे जिस नाम से चाहे बुला सकता है।
तेरी औकात नहीं है कि तू उसके और मेरे बीच में अपनी ये सड़ी हुई जबान खोले। लेंग चिंगचू की ये बातें सुनकर मेरे दिल का सारा गुबार, सारा गुस्सा एक झटके में पिघल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन दूसरी तरफ जियामे का चेहरा सदमे से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। इतने सालों से वो लेंग चिंगचियो के पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा था, लेकिन उसने आज तक उसे किसी के लिए इतना पागल नहीं देखा था। आखिर क्यों मुझ में ऐसा क्या था जो मैं उसके लिए इतना खास बन गया? जियामे की आंखें लाल हो गईं और उसने घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। मुझे मुझे सच में नहीं पता था कि आप दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। लेंग चिंचू को मर्दों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बेहद घिन खाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे भी अब ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने सोचा था कि कोई बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके रोने धोने ने सारा मजा ही खराब कर दिया। मैंने लेंग चिंचू की तरफ एक तीखी नजर से देखा और एकदम कड़क आवाज में बोला, ये तुम्हारा कचरा है, इसे तुम खुद साफ करो। और अगर तुमने इसे आसानी से जाने दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेन चिंचू ने जियामी की तरफ एक खौफनाक और बेदर्दी भरी नजर से देखा। उसकी आवाज में रत्ती भर भी रहम नहीं था। अब तू ही बता, इस गलती की क्या सजा देनी चाहिए? लेंग चिंचू की वो नजरें देखकर जियामे की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो समझ चुका था कि आज खून बहाए बिना वो यहां से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपना हाथ हवा में उठाया और एक जोरदार थप्पड़ खुद के गाल पर जड़ दिया। वो रोते रोते गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मेरी आंखें अंधी हो गई थीं जो मैंने आपके मेहमान को नहीं पहचाना। ये बोलते ही उसने सटासट खुद को दो और जोरदार थप्पड़ मार लिए। उसका रोना और गिड़गिड़ाना बिल्कुल असली लग रहा था। कमरे में गूंजती उन थप्पड़ों की कड़क आवाज सुनकर भी किसी को उस पर तरस नहीं आया। और उस घटिया इंसान को इतनी दर्दनाक और बेचारी हालत में देखकर मेरे दिल को काफी सुकून मिला और मेरा गुस्सा शांत होने लगा। बस कर, अपने ये नाटक बंद कर अब, मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे उसे एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं करना था। मेरे इतना बोलते ही जियामे के हाथ रुक गए और वो अपनी आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा लेंग चिंगचू की तरफ मुड़कर बोला, चलो यहाँ से घर चलना है। लेंग चिंगचू ने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ हाथ हिलाया और एक बेहद ठंडे अंदाज में बोली, तुम लोग अपना पार्टी कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। लेकिन तब